बच्चों आज हमारा टॉपिक है चेंज इन एसपी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एस्टिमेट क्या होता है। बच्चों डेप्रिसिएशन मेथड विद एस्टिमेट कैसे कि हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है कैसे की बेनिफिट कैसे है। और ऐसा अगर हर साल हमें सेम बेनिफिट दे रहा है तो हम कहेंगे स्टेटमेंट मेथड बेस्ट। अगर उससे मिलने वाले फायदे हर साल क्या है सेम है, बेस्ट मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उससे आने वाला एक्सपेंस भी हर साल क्या होगा सेम। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग से हर साल मिलने वाले फायदे सेम। मतलब इस क्लास में जितने बच्चे आज बैठ सकते हैं उतने ही बच्चे 10 साल बाद भी बैठ सकते हैं। तो बिल्डिंग से मिलने वाले फायदे हर साल सेम, लेकिन मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से मिलने वाले फायदे हर साल सेम नहीं। आज एक ब्रांड न्यू लैपटॉप ले लें, उसमें दुनिया का हर सॉफ्टवेयर चल जाएगा जिस वक्त अवेलेबल हो, लेकिन 3 साल बाद उसी लैपटॉप पे नए आने वाले सॉफ्टवेयर हो सकता ना चाहिए। आज जो फायदा हम लैपटॉप से या मोबाइल से ले सकते हैं वो फायदा 3 साल बाद हमें शायद ना मिले। उसको करके सॉफ्टवेयर तो जो डेप्रिसिएशन मेथड मोबाइल या लैपटॉप के लिए बेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, हमने किसी डिवाइस के ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट करना है तो हम उसके मिलने वाले फायदे को मद्देनजर रख के डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट एंड बेस्ट है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेस्ट। लेकिन बच्चों वक्त गुजरने के साथ हो सकता है हमें एहसास हो कि हमने गलत मेथड लगाया, हमने गलत मेथड लगाया। तो हमने एक चीज परचेज जनरेटर परचेज किया, हमें लगा कि जनरेटर के ऊपर ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगना चाहिए क्योंकि शुरू में ज्यादा फायदा देगा बाद में कम देगा। लेकिन उसका पहले साल भी वही फायदा था, दूसरे साल भी वही फायदा था, तीसरे साल भी वही फायदा था। तो हमने कहा यार हमसे गलती हो, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना चाहिए था, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा दिया। अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपको आइडिया हो जाए कि आपका अंदाजा गलत था तो आप उसको चेंज करना चाहते कर सकते। ये अनहोनी तो नहीं है कि नहीं अब चेंज नहीं हो सकता, पत्थर पे लगी है। अकाउंटिंग कहती है कि ठीक है जब मैथ चेंज करना चाहते कर सकते। तो जो ये चेंज इन एस्टिमेट है क्लास में जाएगी। इस तरह से यूजफुल लाइफ हम अंदाजा लगाते हैं, ये जो मोबाइल हमने परचेज किए 5 साल निकाल रहे हैं, लेकिन सर हम उसको हो सकता है दूसरे साल ही मसले आने शुरू हो गए तो 6 महीने बाद मसले आने शुरू हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार 5 साल बड़ी मुश्किल से निकालेगा, 2 साल के अंदर अंदर इसको बेचना होगा। तो यूजफुल लाइफ एक अंदाजा है, वो अंदाजा भी चेंज हो सकता है। तीसरा है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एक अंदाजा। हमने सोचा हुआ है कि आज जो मोबाइल लिया है 1 लाख रुपए का, 5 साल बाद उसको 10,000 का बेच देंगे। लेकिन आइडिया हुआ कि भाईजान हो सकता है ये 10 रुपए का भी सेल हो, बात समझ रही है। तो स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो सकती है, वो भी अंदाजा। आज हमने पढ़ना है अगर इन तीनों में से किसी एक में चेंज आ जाए या 2 में आ जाए या तीनों में चेंज आ जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले एग्जांपल है बच्चों चेंज इन यूजफुल लाइफ। लिख रहे पहला क्वेश्चन है चेंज इन यूजफुल लाइफ।
ऑन 1 जनवरी 2018 एक मशीन परचेज की है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया, यूजफुल लाइफ है जी 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 10,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, कॉस्ट 1 लाख है, यूजफुल लाइफ है 5 साल, और आपने लगाना है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मतलब डेप्रिसिएशन आपने यूज किया, कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन। यकम जनवरी 2020 को क्या हुआ? The revised useful life of machine is 4 years. हमें 2020 में जाके आइडिया हुआ कि यार जिस चीज की लाइफ हम 5 साल सोच के बैठे थे, उसकी लाइफ हकीकत में 5 साल नहीं है। कितने साल है? 4 साल। स्क्रैप वैल्यू रिमेन सेम, स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं, स्क्रैप वैल्यू पहले भी 10,000 थे, अभी भी क्या है? 10 ही है, सिर्फ लाइफ में चेंज आया है। पहले लाइफ कितने साल थी? अब कितने साल है? 4 साल। अच्छा, तो चलिए अंदाजा में कब हुआ? पहले दिन ही हो गया। परचेज हमने कब किया था? 2018। तो 2018 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल के हिसाब से करेंगे कि 4 साल के हिसाब से? कितने साल के हिसाब से? 5 साल के साथ। तो उस वक्त हमें आइडिया कब हुआ है? 20। तो कितने साल तक डेप्रिसिएशन पुराने एस्टिमेट के मुताबिक चलेगा? 2018 में और 2019 में 2 साल। ऐसी तो 2018 की डेप्रिसिएशन निकाले जरा क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? 18,000। 2018 में भी 18,000 आएगा और 2019 में भी 18,000 आएगा। ये बात समझ आई? फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला है। और यूजफुल लाइफ अगर ईयर में होगी तो आंसर एनुअल आएगा, याद रखिए। अच्छा, 2018 और 19 में हमने 18,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। 2020 में क्या हुआ? 2020 में जाके मैं अंदाजा हुआ कि यार हमने यूजफुल लाइफ 5 साल यूज किया, 2 साल। हकीकत में वो 5 साल यूज होना ही नहीं है मशीन। हकीकत में मशीन कितने साल यूज होनी है? 4 साल। अब रिमेनिंग कितने साल यूज होनी है? तो रिमेनिंग लाइफ या रिमेनिंग ईयर्स 2 साल है कि 4 साल? 2 साल। ये बात नहीं। अच्छा, अब बच्चों 2020 में जब चेंज इन एस्टिमेट होगा तो फार्मूला चेंज करेंगे, याद रखो। 2020 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, रिमेनिंग कॉस्ट। रिमेनिंग कॉस्ट का मतलब बच्चों WDV भी हो सकता है, कैरिंग वैल्यू भी हो सकता है, जो मनी समझना चाहे समझ लो। रिमेनिंग कॉस्ट माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू divided by remaining life.
ठीक है जी। अच्छा अब अच्छा 2020 में सबसे पहला पॉइंट रिमेनिंग कॉस्ट 1 लाख 2,000 64 कैसा है 1 लाख इसमें से क्या माइनस किया 1 लाख में से 36 लाख को माइनस किया रिवाइज स्क्रैप वैल्यू क्या है स्क्रैप वैल्यू रिवाइज स्क्रैप वैल्यू वही 10,000 और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 आएगा क्या 2 आएगा 2 आएगा तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा हमारा 64,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 चेक करवा सकते हैं और 2021 में भी क्या आएगा 27 चेक आंसर आ गया जी बच्चों आप जरा गौर से देखें पहले इस 1 लाख वाली मशीन ने 5 सालों में डेप्रिशिएट हुआ था और कितना डेप्रिशिएट हुआ 5 सालों में टोटल कितना डेप्रिशिएट होगा क्या आपकी 90,000 की डेप्रिशिएट होगा या कम होगा कितना कम होगा पहले कितना डेप्रिशिएट होता था 90,000 और अब कितना होना है 90,000 बात सारी तो बच्चों जरा टोटल करके देखो इन 4 सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल कितना आता है 90,000 ठीक है पहले 5 सालों में 90,000 आना था 4 सालों में टोटल 90 पर ऐसी अच्छा ये बच्चों अब अगला सवाल सेम टू सेम क्वेश्चन अगला सवाल है जी चेंज इन मेथड अगर मेथड चेंज हो
हाँ जी ठीक है जी। सेम स्टोरी है, ये कम दिल्ली 2018 को मोबाइल परचेज किया फर्स्ट 1 लाख रुपए का, लाइफ यूज की 5 साल, स्क्रैप वैल्यू थे 10,000, स्ट्रेट टाइम मेथड था। ये कम दिल्ली 2020 में जाके आइडिया हुआ कि भाई रिवाइज जो मेथड एप्लीकेशन का है तो ऋषि माइनस मेथड बेस्ट है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन। यूजफुल लाइफ में स्क्रैप वैल्यू को पूछें। क्या कर रहा है पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन बताई थी, पहले 2 सालों की सेम डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों 2018 में भी 18 2019 में भी सेम स्टोरी। अब दोबारा हमने स्ट्रेट लाइन से कहां पे शिफ्ट हो रहा है अब, सबसे पहले मुझे बताएं रिमेनिंग कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट होगी 64,000। स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आया, स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन बच्चों रिमेनिंग लाइफ की 5 साल 3 साल टोटल लाइफ कितनी थी 5 साल, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए कि टोटल लाइफ चाहिए, हमने कॉस्ट रिमेनिंग ली है तो लाइफ भी रिमेनिंग है। फिर कॉस्ट है 1,64,000। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 64,000 ने रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएट, लेकिन रिलेशन वाइज मैथड में सबसे पहला काम तो ये है रेट निकालेंगे रेट। तो बच्चों रेट निकालने के लिए 1 लाख यूज करेंगे कि जो रिमेनिंग बच गया है वो यूज करेंगे, बच गया क्योंकि अब माजी में जाके डाटा को चेंज नहीं कर सकते, हमने फ्यूचर में जाके देखा। तो बच्चों सबसे पहला सवाल ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला होता है रिड्यूसिंग माइनस मेथड, क्या कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। लेकिन सबसे पहला काम क्या है रेट निकालें, और रेट का फार्मूला क्या है बच्चों 1 minus n स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉस्ट। तो बच्चों स्क्वायर वैल्यू क्या है 10,000, रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है 64,000, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 3 साल या 5 साल 3 साल। तो पहले तो आप रेट निकालेंगे शाबाश। रिमेनिंग 46.14 क्लियर है सबको, आवाज नहीं आई। बच्चों 2020 में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हाँ जी रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है 64, तो बच्चों 1 लाख में से 36,000 माइनस करेंगे तो 64 ही आता
नहीं बात में या तो cos माइनस 64 नेगेटिव डेप्रिसिएशन का फार्मूला था अभी 64 आता है या सीधा सीधा 64 लिख तभी आंसर सही नहीं आएगा। तो बच्चों 1 लाख माइनस 36,000 मल्टीप्लाई 46 है 14% क्या डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों 29580 आएगी बात। बच्चों आपने रिटर्न ऑन वैल्यू या कैरिंग वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू का नाम सुना हुआ है पढ़ा भी हुआ है क्या होता है रिमेनिंग वैल्यू कैरिंग वैल्यू डब्ल्यूटीवी क्या होता है डब्ल्यूटीवी क्या होगा ये 34,470 कैसे आया ये 34,470 कैसे आया 1,36,000 माइनस किया और फिर उसमें से 29,530 माइनस क्या करना क्या मैं कह सकता हूँ 2020 के एंड पे मोबाइल की बाकी वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू 34,470 आ गई और जो 2021 में उसी 34,470 के रेट लगाया जा सकता माइनस मेथड में कैरिंग वैल्यू पे रेट लगता होता है याद आ रहा है बुक वैल्यू पे रेट लगता है या डब्ल्यूटीवी पे रेट लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे रेट लगता है याद वो जो वही बुक वैल्यू पे 46 रेट लगाते हैं क्या आंसर है 15,904 चेक करना आज लिखे नहीं बच्चों उसके बाद सुन ले ये 3 साल 2022 में भी डब्ल्यू चार्ज होने के बाद रिमेनिंग वैल्यू या डब्ल्यूडीवी या कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी ये वही वैल्यू है जो 17 रहेगी मतलब 5 साल के बाद उसकी रिमेनिंग वैल्यू 10,000 रहनी चाहिए क्योंकि 17 रहेगी बच्चों 5 साल में आपके मोबाइल में टोटल कितनी कमी आनी चाहिए थी बच्चों 5 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन का जरा आंसर बताएं क्या 5 सालों में टोटल
हाँ जी बच्चों, समझ आ गई जी बच्चों? ये 18,566 कैसे आया? 34,470 में से 15,904 माइनस किया तो ये आया। फिर 18,566 में से इसको माइनस किया, ये आया। अच्छा बच्चों, क्या अब भी 5 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 आ रही टोटल करके देखते हैं। कंसेप्ट वही है कि टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 होनी चाहिए 5 साल, चाहे पहले 2 साल स्ट्रेट लाइन है, अगले 3 साल एडिशन माइनस मेथड है, टोटल ओवर द लाइफ 90,000 आंसर आना चाहिए। ये बात समझ आई? अब उसके बाद है बच्चों चेंज इन लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। लिख रहे सवाल लिख रहे हाँ जी ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ये कब जरूर 2018 को मोबाइल परचेज किया, कितने का आया? 1 लाख। यूजफुल लाइफ क्या थी? 5 साल। स्क्रैप वैल्यू क्या थी? 20,000। मेथड कौन सा डिसाइड हुआ पड़ा था? तो 2018 में मुझे बता डेप्रिसिएशन कितनी आई? 2018 की डेप्रिसिएशन 16,000। क्या आएगी? 16,000। 2018 में भी 16,000 और 2019 में भी 16,000। याद है कि वहां सबको समझ अब 2020 में क्या हुआ? स्क्रैप वैल्यू पहले सोचा हुआ था कि 20,000 रुपए का मोबाइल सेल हो जाएगा, हालात बहुत खराब हो गए। अब हमें लगता है 20,000 का सेल नहीं। कितने का सेल होगा? 10,000 का सेल होगा। और रिमेनिंग लाइफ कितने साल है? 4 साल। 2 साल है कि 4 साल? अब मुझे 2020 की डेप्रिसिएशन आपने बतानी है सोच समझ। 2020 में कितने रुपए की डेप्रिसिएशन आएगी?
अच्छा बच्चों आंसर आता है 14,500। गौर से देखो आपने क्या गलती की। और से बड़ा बच्चों ये क्या लिखा हुआ है और हमें भी रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है। बड़ा बड़ा लिखा हुआ खाना मसला। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने वर्ड चेंज किया है और बेड़ा गर्क हो गया। भाई क्या तो पता नहीं क्या क्या चेंज करेगी। अब बच्चों ये जरा सोचने को मुझे जवाब देना। यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड लिखा था कि आपने रिमेनिंग लाइफ 2 ली। यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ नहीं लिखा था। क्या लिखा था? यहाँ पे आपने 4 यूज नहीं किया। क्या यूज किया था? 2। याद आ रहा है कुछ कुछ? लेकिन बच्चों यहाँ पे भी आपने 2 ही यूज किया। रटे मारे हुए। तो जैसे ही 4 नजर आया ना 2 है। ये बात समझ आइए। तो बच्चों अगर यूजफुल लाइफ लिखा होगा तो फिर माइनस करें, ये बात समझ आए। लेकिन अगर रिमेनिंग लिखा होगा तो फिर माइनस क्यों करें? तो ध्यान से सवाल ध्यान से देखना है कि यूजफुल लाइफ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग लाइफ लिखा हुआ है। तो बात समझ आ गई। यस सर। अब आगे देखें बच्चों। चेंज इन मेथड एंड स्क्रैप इट।
हाँ जी, मुझे बताएं 2018 की डेप्रिसिएशन क्या है? हाँ जी, बच्चों 2018 में डेप्रिसिएशन आएगी आपकी 27,520। रेट रेट समझ आया आपको? रेट कैसे निकलना है? 27 से पहले 52% रेट निकालना था। 2019 की डेप्रिसिएशन बताएं। हाँ जी, 2019 का क्या आएगा बच्चों? 19946। अच्छा, अब बच्चों 2020 में क्या हुआ? अब 2020 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम स्टेटमेंट में जा रहे हैं और रिमेनिंग लाइफ क्या है? 2 साल। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? बच्चों इस सवाल में मेथड भी चेंज हो रहा है, लाइफ भी चेंज हो रही है और स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो रही है। अच्छी पढ़ लेगा शाम को। 2018 और 19 समझ आ गया सबको? अब 2020 में सोच समझ। दो 2020 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 21,267। चेक करो शाम।
4 साल का टोटल मेरे तरह कितना आता है 90 का सेम है समझ आ गई सबको बच्चों अब आपने आई क्या की बुक निकाल लेनी है ये बच्चों एग्जांपल्स यहाँ पे 13, 14, 15 ये आपने कर लेनी कर लोगे हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 शाबाश करे अभी के अभी के मुझे पता आपने अभी तक सवाल ही नहीं किया नहीं ना किया होमवर्क दिया था मैंने आपको हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 करें शाबाश tangible non current asset पहले दिन पढ़ाया था मैंने और वो पहले दिन आपसे 400 बार
जनरेटर से नोट करना तो लेकिन इससे अगर अरे जो चीजें बेचने के लिए रखी होती हैं वो गुड्स होती है, याद है? और गुड्स कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अरे कौन सी ऑप्शन है बच्चों? पहले वाला और तीसरे वाला 4 1 3 एंड 4। ये लैंड क्या है? रीसेल के लिए, ये गुड्स है। कौन सी ऑप्शन बनती है? क्वेश्चन नंबर 3। सी, ये क्या चीज है? ये गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 4।
देखो बच्चों, बिल्डिंग बनानी है आपने, फर्ज करें तो बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सरिया, बजरी, रेत, सारा कुछ, लेबर, जो लेबर लगेगी उसको जो पेमेंट करेंगे वो सब कुछ बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल है। ठीक है जी। सीमेंट, आयरन, सैंड, क्रश स्टोन, बॉट फॉर कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होगा। उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो शामिल ना हो, ये याद रखना, ए पार्ट में जो कुछ लिखा वो सब शामिल होगा। ए प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल एडमिन कॉस्ट। अच्छा जी, इसके ऊपर क्वेश्चन है, हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग साइट। मतलब आपने क्रेन इस्तेमाल की है, ठीक है जी, आपने क्रेन इस्तेमाल की है, तो क्रेन का रेंट आप पे कर रहे हैं, तो रेंट एक एक्सपेंस है, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होगा कि और नहीं होगा, वो भी शामिल। आपने ट्रैक्टर ट्राली ली, बिल्डिंग 5 साल बनती रही, ट्रैक्टर ट्राली 5 साल इस्तेमाल होती, 5 साल के बाद जब हमें ट्राली बेची तो नुकसान हुआ, तो वो जो नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, बिल्डिंग की वजह से, वो भी उसकी कॉस्ट में क्या होगा, शामिल होगा। ये बात है। एडिशनल डिजाइन वर्क कॉज्ड बाय इनिशियल डिजाइन एरर। दुनिया की हर बिल्डिंग बनाते वक्त ये डिजाइन एरर होता है, ये याद रखना। अगर तो दुनिया की हर बिल्डिंग बनाते वक्त जो खर्चा होता है वही यहाँ पे हो रहा है, तो जो बिल्डिंग कॉस्ट है, कौन सा खर्चा ऐसा है जो दुनिया की हर बिल्डिंग में नहीं होता, यहाँ पे हो रहा है। आवाज नहीं, डिजाइन एरर क्या नेसेसरी है कि होगा ही होगा, ये अगर हमें नुकसान हुआ है तो हमारी नाअहली की वजह से हुआ है, क्या इसका बिल्डिंग के साथ कोई लेना देना है, क्या बिल्डिंग का कसूर है कि पहली दफा डिजाइन हमेशा गलत बने, बिल्डिंग का कोई कसूर नहीं। तो बच्चों ये जो खर्चा पड़ा है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि पहले एसी इधर लगाया, फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं यार इधर नहीं, इधर लगाओ, तो दोबारा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, याद आ रहा कुछ कुछ, ये वही तरह की हरकत, गलती मैनेजमेंट की है। तो अगर मैनेजमेंट की गलती है तो बिल्डिंग का कोई कसूर नहीं है, तो वो खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगा, और जनरल एडमिन कॉस्ट भी बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगा। जनरल एडमिन कॉस्ट क्या है बच्चों, अकाउंटेंट साहब बैठे हुए, जब भी सीमेंट परचेज होता है अकाउंटेंट ने एंट्री पास करता है, सरिया परचेज हुआ है अकाउंटेंट ने एंट्री पास करती है, स्टोन परचेज हुआ है अकाउंटेंट ने एंट्री पास करनी है। अब सवाल यह अगर ये बिल्डिंग ना बनती तो क्या अकाउंटेंट को सैलरी नहीं देगी, सैलरी तो भी देगी। अब वो चूंकि चीजें परचेज हो रही है, अकाउंटेंट एंट्रियां पास कर रहा है, तो अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या जो सैलरी अकाउंटेंट को दे रहे हैं वो सैलरी बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगी, नहीं है। जो बिल्डिंग बनती या ना बनती वो खर्चा आने जाता है। सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे करते हैं, जब बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी तभी पे करते हैं, अब बिल्डिंग बना रहे तभी पे करते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ये इसको कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल खर्चा, बात नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा आना ही आना है, चाहे कोई काम करे चाहे कोई काम ना करे। तो
जनरल एडवर्ड एक्सपेंस, अकाउंटेंट की सैलरी आ गई, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आ गई, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, तो ऑफिस बॉय है उसकी सैलरी है। अब बिल्डिंग बने या ना बने, ऑफिस बॉय रखा हुआ चाय पानी के लिए, ठीक हो गया, तो उसको जो सैलरी पे करनी है वो जनरल खर्चा। किसी बिल्डिंग को बनाने का स्पेसिफिक खर्चा नहीं, लेकिन जो मिस्त्री और मजदूर रखे हुए हैं वो स्पेसिफिक है बिल्डिंग को बनाने के लिए। क्या मतलब है, अगर बिल्डिंग नहीं बनानी थी तो मिस्त्री मजदूर नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। हाँ जी, कौन सी कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी? एडमन कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, ये बात याद रखिए, चाहे जो मर्जी स्टोरीज में। एडमन कॉस्ट एग्जांपल याद रखें, अकाउंटेंट की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, ये कौन सी कॉस्ट है? एडमन कॉस्ट। कोई काम करें या ना करें, इन दो बंदों को सैलरी एक है। तो फर्ज करें कोरोना आ गया, बिल्डिंग बंद है, फैक्ट्री बंद है, हेड ऑफिस बंद है, सब कुछ बंद, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दें? कोरोना आ गया तो चोर नहीं आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दें। तो जो बिल्डिंग चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, नहीं चल रही, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, कोरोना है, नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, जो मर्जी सो, सिक्योरिटी गार्ड रखना ही रखना, नहीं रखना। तो बच्चों वो खर्चा कौन सा क्या खर्चा है? एडमन कॉस्ट। क्लियरेंस ऑफ साइट जरूरी है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन से पहले मलबा पड़ा हुआ है लैंड के ऊपर, कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पीछे प्लाट है खाली, अगर कल पे इसके मालिक यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो पूरा उठाना पड़ेगा कि उसके ऊपर ही लैंडर डाल देंगे। क्लियरेंस करनी जरूरी है। प्रोफेशनल सर्वेयर फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, सर्वे भी जरूरी है। ATL's own staff wages for time spent working on construction, अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में शामिल होगी। और सिर्फ एडमन कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं होगी, इसका ऑप्शन मत दिया। तो ये सवाल आपने आज घर जाके क्या करने हैं, रीड करने हैं, याद, ठीक है। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, आपको कोई इश्यू है तो बता दें, शाबाश। सर जी जी ये चेंज इन मेथड्स वाले में पूछना था। हाँ जी बताएं। नहीं जो खाली चेंज इन मेथड्स। हाँ जी सर इसमें आपने रिमेनिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, रिमेनिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, हाँ जी लेकिन ठीक आपने है 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि 64,000 लिखेंगे तो उस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी जीरो होगी, सोच लो। जीरो तो नहीं मतलब सर, वो हाँ 36,000 इसी नहीं वजह होगी से, वो जो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 36,000 बच्चे, 1 लाख में से 36,000 माइनस किया है तो 64 आया ना, दोबारा 36,000 थोड़ी माइनस करेंगे,
तो सर फिर आप रिमेनिंग फिर हटा देना उधर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाँ। में जो आपने लिखा हो ठीक है जी, ये ले, ये इस तरह अब ठीक है। सर, क्योंकि वो रिमेनिंग कॉस्ट से तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो फिर 64 रहती है। चलो जी ऐसे कर लो, अब बताओ ठीक है। सर नहीं, वैसे ये फॉर्मूला ठीक है ना? हाँ ठीक है, और बता। बस ठीक हो। ओके, और जी बच्चों कोई सवाल है जी? मलिक रहबर शहीर, सी ऑप्शन समझ आ गया कि क्यों नहीं है? सर ये इसकी ओन वेजेस है ना, तो ओन अपने जो उनसे काम करने वाले होंगे उनको तो फिर वैसे भी देनी है। ठीक है ना, हाँ नहीं वैसे नहीं ना देनी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अगर ये स्टाफ हमारा यहाँ पे काम ना करे तो क्या कंस्ट्रक्शन हो जाएगी? नहीं सर। सोचो, कंस्ट्रक्शन तो नहीं ना नहीं। होगी, ठीक है ना? तो फिर कंस्ट्रक्शन अगर हमारा अपना लोग अवेलेबल नहीं होंगे तो बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे ना, जी सर। तो उनको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने अपने लोगों को कहा यार तुम काम करो, हमें तुम्हें पेमेंट कर देते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर का होना जरूरी है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो? यस सर। तो बच्चों वो चाहे अपने लेबर काम कर रही है लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर का होना जरूरी है, तो वो कॉस्ट शामिल होगी। लेकिन अकाउंटेंट का होना जरूरी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का होना जरूरी नहीं है। ओके हो बात गया समझ लगी? सर। हाँ, यस। ये बात याद रखनी। तो अपना स्टाफ हो या कोई और स्टाफ हो, स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी लेबर के लिए, ईंटें उठानी है, सीमेंट लगाना है, बजरी लगानी है। तो अपना स्टाफ हो या बाहर का हो, अपना नहीं यूज करते बाहर का कर लेते हैं, पेमेंट तो करनी ही करनी है ना हर हाल में। ठीक हो गया जी? यस ओके जी सर। बच्चों, अल्लाह हाफिज।